कर दूं, दिल्ली में कभी भी झुग्गी झोपड़ियों में बिजली का बिल नहीं दिया जाता था, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही, चाहे किसी की भी सरकारें। मुझे भी 30 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए। दिल्ली के अंदर स्लम बस्तियों में कभी पानी का बिल नहीं दिया जाता। तो ये तो खामखा गुमराह हुए लोग। आज हम मौजूद हैं बीएसपी के कार्यालय तुगलकाबाद, कालका जी के जो प्रभारी बनाए गए थे पीएल शैलेश जी के ऑफिस में, और एक खास चर्चा के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑफिस में इन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति भी लगाई हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर तमाम वो महापुरुष हैं जो कि अपने जमाने में जो बहुजन नेता रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, उनकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है। बाकायदा कैलेंडर बना हुआ है और हमारे साथ मौजूद है पीएल शैलेश जी। मुद्दा ये है कि आखिर केजरीवाल साहब की उत्पत्ति कैसे हुई, आम आदमी पार्टी आखिर कैसे बनी, और इतनी जल्दी एक आंदोलन की बदौलत जो पार्टी खड़ी हुई वो मात्र साल 2 साल के अंदर ही 2-3 राज्यों में अपना खाता खोल सकती है। क्या वजह हो सकती है? सीधे सीधे बात करेंगे पीएल शैलेश जी से। शैलेश जी, क्या वजह हो सकती है कि एक आंदोलन खड़ा होता है, अन्ना आंदोलन, और उसके बाद लगभग 1 साल के दौरान ही आम आदमी पार्टी भी पैदा होती है, और उसके बाद दिल्ली को सभी को पछाड़ते हुए 70 में से 67 सीटें जीतती है? वजह क्या? सबसे पहले अभय जी, आपके HD न्यूज़ का हार्दिक स्वागत। आप मेरे छोटे से कार्यालय में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने कहा कि भाई अन्ना आंदोलन इतनी जल्दी कैसे पिकअप कर गया, या अन्ना आंदोलन से केजरीवाल इतनी जल्दी निकल करके और इतना जो राइज किया, उसका कारण क्या हो सकता है? तो मैं बता दूं आपको अभय जी, 2008 में आप भी दिल्ली में रहे होंगे। पूरी दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी का जलवा था 2008 में। 2008 में बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार था वो 15.5% था, और जब दिल्ली देश की राजधानी है, बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती की कार्य पद्धति को देखते हुए दिल्ली के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी से जुड़ना शुरू किया, तो हमारे 17 काउंसलर और 2 विधायक जीत कर आए, जिसमें से 1 विधायक और 1 मंत्री आज भी उस आम आदमी पार्टी में बैठे हुए हैं। कारण रहा कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली देश की राजधानी में इतनी तेजी से बढ़ी कि जो मनुवादी व्यवस्था के लोग थे, मैं सीधे तौर पे कहूं कि आरएसएस के लोग, मोहन भागवत जैसे लोग, इन्होंने जो कभी दिल्ली जिसने नहीं देखा था, आरएसएस का एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता अन्ना हजारे जिसको हम बोलते हैं, वो मोहन भागवत का पेट चेला है। उस आदमी को आरएसएस ने साधते हुए महाराष्ट्र से सीधे दिल्ली बुला लिया। चूंकि बीएसपी को कमजोर करना था, बीएसपी दिल्ली में बढ़ रही थी, तो बीएसपी को खत्म करने के लिए अन्ना आंदोलन को दिल्ली में बड़ी तेजी से फंडिंग की गई। और फंडिंग की गई किसके द्वारा? आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, युवा वाहिनी, जितनी भी मनुवादी व्यवस्था के लोग थे, उन्होंने 5-5 मीटर के झंडे लेकर के जो लोग जंतर मंतर और रामलीला मैदान प्लस तिहाड़ जेल के आसपास जितने इनके 2-3 धरने प्रदर्शन हुए हैं, सभी प्रदर्शनों में केवल और केवल हिंदूवादी संगठन के लोग थे। और वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, कांग्रेस की भी हिस्सेदारी थी, क्योंकि कांग्रेस भी नहीं चाहती थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आरएसएस की जननी है, और आरएसएस के लोग कभी नहीं चाहते थे कि दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी तैयार हो। आपने देखा होगा कि एक ही टेबल पे केजरीवाल, उसी टेबल पे लेफ्ट हैंड किरण बेदी, और बीच में अन्ना हजारे। एक टेबल से निकल करके दोनों लोग आए, जिसने जो किरण बेदी थी, जो दिल्ली की कमिश्नर रही किसी जमाने में, उनका कभी भी भारतीय जनता पार्टी से लेना देना नहीं रहा।
ना कभी वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य रही। फिर क्या कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिल्ली का सीएम प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा? इधर वही आरएसएस के लोग अन्ना हजारे के मार्फत केजरीवाल को ये कह दिया कि भाई आप अपनी पार्टी बनाइए। और उस आज आप मुझे बताइए अभय जी कि क्या देश में कोई ऐसी पार्टी आई है जो रातों रात जिसके चुनाव चिन्ह को रजिस्टर्ड कर दिया गया हो? पहली देश की ऐसी पार्टी है। और वो देन थी केवल आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मिलीभगत कि उस व्यक्ति को तुरंत जो है झाड़ू चुनाव चिन्ह रजिस्टर्ड किया गया। और रजिस्टर्ड करते ही 3 महीने बाद दिल्ली में चुनाव थे जिसमें उसने 34-35 सीटें जीत करके और कसम खाई कि मेरी जब तक फुल बहुमत की सरकार नहीं आएगी तब तक मैं सत्ता में नहीं बैठूंगा, सत्ता में नहीं जाऊंगा। लेकिन उस आदमी ने, चूंकि उसको पता था कि चुनाव अगर दोबारा हो गया तो बहुजन समाज पार्टी अभी मजबूत है, वो फिर से दोबारा अपनी हाजिरी दर्ज करेगी। और उस चुनाव में आए 12% आए हमारे वोट, जिसमें 30-35 12% वोट था। तो कहने का मतलब बीएसपी कमजोर नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए इन्होंने केजरीवाल को इस्तेमाल किया, केजरीवाल को। और ये लोग गलत फहमी में हैं कि केजरीवाल फ्री में बिजली दे रहा, फ्री में बस की सवारी करवा रहा, या पंजाब में या दिल्ली में जीतने का कारण बताता हूं मैं आपको। दिल्ली में केजरीवाल नहीं जीता, दिल्ली में ईवीएम जीती है। केजरीवाल बाबा साहब से और गांधी से ज्यादा पॉपुलर नेता नहीं था। बाबा साहब भी चुनाव हारे हैं। क्या कारण है भाई? केजरीवाल 70 विधानसभा वाली दिल्ली में 70 में से 67 जीत जाता है। हद होगी। अरे भाई कुछ तो होगा। ये टोटल मैं आपको मैनिपुलेट किया हुआ ईवीएम का खेल है। और ठीक उसी तरह से, और मैं एक बात और बता दूं आपको, आपके माध्यम से एक बात और बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां कमजोर होती है वहां अन्ना हजारे के माध्यम से, केजरीवाल के माध्यम से, केजरीवाल क्योंकि पार्टी बना चुका है तो किसी को पता न चले, इसलिए अन्ना हजारे वहां आराम से सो रहा है। और केजरीवाल को बीजेपी इस्तेमाल करती है, जहां बीजेपी कमजोर होती है वहीं इसको भेजते हैं। जैसे पंजाब में बीजेपी के पास 3 सीटें थी, बीजेपी को पता था हम तो आ नहीं रहे, वहां बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का गठबंधन हुआ। गठबंधन को हराने के लिए इसको जो है वहां मोहरा बना करके भेज दिया। और ईवीएम के माध्यम से 117 विधानसभा वाली पंजाब की सीटें 92 सीटें जीत करके ये लाता है। तो इससे जाहिर होता है कि इसको जानबूझ करके ये सारी सेटिंग के माध्यम से, ईवीएम सेटिंग के माध्यम से इसको सत्ता प्राप्त दी जा रही है। चूंकि बसपा ना आ सके, बहुजन समाज पार्टी ना आ सके, कांग्रेस और भाजपा की दोनों की मिलीभगत, और उसमें जो है तमाम अगर आहुति देने का काम कोई करती तो आरएसएस करती। आप जो है सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं आरएसएस पर, बीजेपी पर, कांग्रेस पर, यहां तक कि अन्ना हजारे पर भी, जिन्हें कि दूसरा गांधी भी कहा गया। आखिर हमारे ही लोग जो कि आम आदमी पार्टी के अंदर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जो वोटर रहे हैं, आज अब तो फ्री की बात भी की जाती है कि हम लोग फ्री राशन दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, ये बाकी सब बातें हैं बिजली पानी को लेकर के। तो हमारे लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है कि आखिर वजह क्या हो सकती है और क्यों उस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हम इस बात को कह सकते हैं। देखिए, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, माननीय बहन जी जब उत्तर प्रदेश की सीएम थी तो वो चाहती तो अरबों खरबों रुपया का एडवर्टाइजमेंट, प्रचार का माध्यम बना करके पूरे देश में प्रचार कर सकती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, उसी स्टेट की वो सीएम रही हैं। लेकिन बहन जी ने कभी दुरुपयोग नहीं किया, सरकारी धन का कभी दुरुपयोग नहीं किया। और ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं, चाहे केजरीवाल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, टोटल जो है हमारे लोगों को मंत्रमुग्ध कर रखे हैं, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट में जो प्रचार माध्यम है इनका, वो प्रचार माध्यम में जो सरकारी धन लगा करके ये खर्च कर रहे हैं, उसको हमारा बेचारा जो गरीब आदमी है, जो अशिक्षित व्यक्ति है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, क्लस्टर बस्तियों में रहता है या लोअर कॉलोनियों में रहता है, वो ये समझता है कि भाई इतना प्रचार अगर ये कर रहे हैं केजरीवाल जी तो जरूर हमारे भलाई के लिए कर रहे होंगे, क्योंकि वहां पे फोटो लगी होती है गरीब आदमियों की, झोपड़पट्टी वालों की। बस में अगर कोई महिला जा रही है तो ग्रेटर क्लास की महिला को भी फ्री टिकट मिल रहा है, जीके की महिला को, पंडारा रोड की महिला को, ठीक है, गोल्फ लिंक की दिल्ली में रहने वाली महिला को, वो भी फ्री में टिकट ले रही है। केवल झुग्गी झोपड़ी वाले नहीं, नाम झुग्गी झोपड़ी वालों का है, और फोटो लगाते हैं किसकी? झोपड़पट्टी के लोगों की, महिलाओं का, कि भाई देखो हम इनके लिए बहुत कर रहे हैं। और दिल्ली में मैं मान लो एक चीज और क्लियर कर दूं, दिल्ली में कभी भी झुग्गी झोपड़ियों में बिजली का बिल नहीं दिया जाता था, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही, चाहे किसी की भी सरकारें। मुझे भी 30 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए। दिल्ली के अंदर स्लम बस्तियों में कभी पानी का बिल नहीं दिया जाता। तो ये तो खामखा गुमराह हुए लोग बिना मतलब।
तो आखिर गुमराह करने के पीछे जो राज रहा, फिर पब्लिक गुमराह होने पर मजबूर क्यों हुई? भाई ये तो सीधी सी बात है कि एक अगर आपको मान लिया एक बहेलिया है, वो किसी जंगली पशु को पक्षी को फंसाना चाहता है तो उसको जाल बिछाने से पहले उसने दाना डालना होता है। दाना डालते ही वो कबूतर या तीतर जो आते हैं उसमें दाना के चक्कर में, चूंगने के चक्कर में बेचारे उस जाल में फंस जाते हैं। ऐसे हमारी भोली भाली जनता बहुजन समाज पार्टी की विशाल का है, हाथी के समान जो जनता है जिसे हम 80% कहते हैं, ऐसी भोली भाली जनता है, वो भी इनके मनुवादियों के बहकावे में आकर के और जैसा ये प्रचार करते हैं, फ्री लो फ्री लो फ्री लो, फ्री फ्री के चक्कर में अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं लोग। आखिर एक अन्ना हजारे ने जब आंदोलन किया था, लोकपाल का बड़ा नाम हुआ था कि लोकपाल बिल आएगा तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, हर चीज के लिए लोकपाल नियुक्त किए जाएंगे। आखिर उस लोकपाल का क्या हुआ? मानवर अन्ना हजारे तो खाम का जो है, ये जो मनु मीडिया है इसने तमाम इस तरह का जो है प्रोपेगेंडा करके इसको जो है गांधी और आंधी दुनिया भर की बातें की। मानवर साहब काशीराम ने 3 महीने कंटिन्यू, 3 महीने ओबीसी आरक्षण के लिए कंटिन्यू उन्होंने आंदोलन किया। मुझे याद, मैं मुझे एक उसमें मैं भी गया हूँ, रामलीला ग्राउंड के पीछे एक साहब काशीराम जो है इसी ओबीसी आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन को आज तक किसी मनु मीडिया ने नहीं दिखाया। साहब काशीराम और बहन जी जो 17-18 साल की उम्र से अपने समाज के लिए अपने मांग का सिंदूर नहीं भरा, उस महिला का जो है ये कतई ये जीवन पर्यंत ये समाज ऋणी रहेगा, लेकिन उनका एहसान नहीं मानता। और एहसान मानेगा जब ये लिट पुट चुका होगा, तब जाकर के ये मतलब बहन जी को याद करेगा, साहब काशीराम को याद करेगा, बाबा साहब को याद करेगा। क्योंकि जो महापुरुष, मैं आज की तारीख में बहन जी भी हमारी किसी जिंदा देवी हैं, उनके बताए रास्ते पे जो लोग नहीं चल रहे हैं या उनका जो मजाक मनाते हैं, वो ये समझ ले कि आने वाले समय में उनकी नस्लों पे ये मजाक बैठेगा। अभी आपने एक बात कही है कि जब ये लूट पिट लेंगे या तभी इनको समझ में आएगी। राजस्थान में देखा गया कि एक घटना हुई है कि खाली मूछ रखने के ऊपर मेघवाल की हत्या कर दी जाती है। आखिर ये किस ओर इशारा करता है? साहब ये मैं अगर आपसे कहूं कि बाबा साहब ने तो कभी जीवन में मूछ ही नहीं रखी। धन्य है हमारे वो महापुरुष जिन्होंने बिना मूछ, बिना दाढ़ी, क्लीन से बिल्कुल हीरो टाइप रहते थे, टाई कोट पैंट लगा करके, और इस पूरे विश्व में जो सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाए, विश्व सूर्य कहलाए, भारत रत्न कहलाए, उस महापुरुष के रहते जीवन में कभी हिंसा नामक की चीज नहीं हुई। तो मानवर मैं ये कह रहा था कि बाबा साहब ने मूछ नहीं रखी कभी जीवन में, और इतने बड़े बड़े आंदोलन, महाड़ का तालाब महाराष्ट्र में उसका आंदोलन, ठीक है, इतने बड़े बड़े आंदोलन बाबा साहब ने किया, लेकिन कभी उन्होंने आंदोलन को हिंसक नहीं बनाया। आज की हमारी कुछ हमारे बीच में ही ये मनुवादी व्यवस्था के लोग हमारे कुछ नौजवानों को अपनी गिरफ्त में लेकर के, अपनी गिरफ्त में लेकर के उन्हीं से वो मनुवादी सोच के लोग सोच पैदा करके और उन्हीं के माध्यम से तमाम तरह की हिंसा इस देश में फैलाई जा रही है। इसमें हमारे बहुत सारे लोग जिंदगी से चले गए, बहुत सारे लोग बच्चों का जो है कत्लेआम हो गया, बहुत सारे बच्चे जेल में पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहना जो हमारे बीच में ही नाग बने बैठे। कहने आपका इशारा किस तरफ किस ओर हो सकता है? कहने के लिए तो वो हमारे हैं। लोग जो लोग नहीं जानते वो कहते हैं भाई वो भी तो अपना ही है, ये भी अपना ही है। लेकिन ये मान लेना चाहिए कि आपको अगर आप सांप पालेंगे, अगर सांप को पालेंगे और सांप को दूध पिलाएंगे तो कभी भी वो सांप आपको डस सकता है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति जो होती है वो डसने की होती है। इशारा किस हो रहा है आपका? मेरा इशारा आप समझ रहे हैं, मैं नाम ना ले, मैं नाम ही नहीं लेना चाहता उस व्यक्ति का जिसकी बदौलत तमाम ऐसे नौजवान हैं जो जेलों में सड़ रहे हैं, और उन्हीं के कारण मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। माननीय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी राज्यसभा में बोलते हुए स्पीकर को ये कहा कि मान्यवर अध्यक्ष जी, अगर मैं अपने समाज की बात नहीं कर सकती तो मुझे इस राज्यसभा में रहने का कोई औचित्य नहीं है। और बहन जी ने 1 मिनट नहीं लगाई, उस कुर्सी पे लात मार करके और राज्यसभा से सीधे अपने घर को आई। क्योंकि बहन जी वही तो दर्द था बहन जी का
कि भाई हमारे समाज के साथ ये तमाम तरह की अवहेलनाएं हो रही हैं और मैं अपनी बात उनकी बात रखनी चाहती हूँ इसी सदन के माध्यम से। आप बात नहीं रखने दे रहे। जब बात नहीं रखने दी तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो हमारी वास्तव में जिंदा देवी हैं, उन्होंने उस सदन को लात मार दिया जहां पे जाने के लिए लोग 200 करोड़ रुपया देने को तैयार बैठे रहते हैं। और आपने देखा होगा एक मंदिर का फैसला सुनाने के बाद एक चीफ जस्टिस जो देश के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाता है, वो राज्यसभा में भागा चला गया कुत्ते की तरह। समझने की बात है। तो दलित राजनीति को खत्म करने के लिए ये तमाम तरह की मनुवादी जो सोच के लोग हैं, ये बीच में कहीं ना कोई नाटक करते रहते हैं। और हमें इन मनुवादी सोच के लोगों से हमारी घृणा कभी भी ब्राह्मणों से नहीं थी। हमारी बहुजन समाज पार्टी की सोच कभी भी किसी मानवतावादी विचारों से घृणा नहीं थी। हमारी जो हमें जो नफरत है वो केवल मनुवाद से है। सर, एक सवाल यहाँ भी पैदा होता है कि हमारे बीच से निकले हुए जो नेता हैं, चाहे सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, वो केवल और केवल दलित नेता कहलाते हैं, जबकि अन्य जो भी हैं वो सबके नेता कहलाते हैं। आखिर फ़र्क क्यों? और क्यों ये लोग जो कि अपने आप को दलित नेता कहलाने में गर्व महसूस करते हैं? आपका बहुत अच्छा सवाल आपने किया अभय जी। धन्य है बाबा साहब। अरे बाबा साहब को भी इस देश में, जिस भारत के अंदर हम रह रहे हैं, जहाँ का बाबा साहब ने संविधान की रचना करी, बाबा साहब को दलित का नेता बता रहे थे लोग। बाबा साहब को दलित का नेता बता रहे थे कि भारत के अंदर केवल दलित के नेता थे वो, जबकि उन्होंने संपूर्ण भारत की मानव जाति के लिए जीवन का रास्ता जिया कैसे जाता है इसकी कला सिखा दी सर्व समाज को। ये नहीं कि केवल दलित समाज को, उनको भी मात्र दलित के परिधि में बांध के रखा। ठीक उसी तरह से हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती, जिनका लोहा अमेरिका मानता है, जिसने आयरन लेडी की उपाधि दी, उस महान महिला को आज भी इस देश में राष्ट्रीय नेता कहने में तमाम मनुवादी सोच के लोगों को शर्म आती है। जबकि बहन जी केवल, अब मैं इस शब्द को कहूंगा कि बहन जी केवल भारत की नेता नहीं है, अपितु इंटरनेशनल महिला उनको माना गया है। तभी अमेरिका ने उनको आयरन लेडी की उपाधि दी है और विश्व की सशक्त 8वीं महिलाओं में शुमार किया है। अभी एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें जो है 14 अप्रैल बाबा साहब का जो संविधान बर्थडे है उसको छुट्टी घोषित किया गया अमेरिका में, यूएस के अंदर। यूएस में कोरोला एक जगह है वहाँ पर, और हमारे ही देश में देखने को मिल रहा है कि अब छुट्टी भी जो पहले घोषित होती थी वो भी शायद कैंसिल होने के कगार पर है। ऐसा क्यों? मैं एक्चुअल में अभी एक राजपत्र आया है भारत सरकार का, चाहे वो अमेरिका के दबाव में ही हो, चाहे वो अमेरिका ने जो अपने यहाँ किया है, बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया है, ठीक है, उसी का दबाव में मान के चलता हूँ कि भारत सरकार ने भी एक राजपत्र जारी किया है कि बाबा साहब की जयंती के 131वीं जयंती के शुभ अवसर पे 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश पूरे भारत में रहेगा। वो अमेरिका का ही दबाव है, भारत सरकार कभी नहीं करती। लेकिन जब इन्होंने देखा कि भाई अमेरिका जो है, जहां बाबा साहब केवल स्टडी के लिए गए थे, जब वहां बाबा साहब का सम्मान हो रहा, तो हम यहाँ मतलब बैठ करके उसमें देखिए भारत सरकार की एक चौल और बता देता हूँ। अभी उन्होंने अवकाश तो घोषित कर दिया, लेकिन ड्राई डे घोषित नहीं किया। अगर 14 अप्रैल को भारत सरकार की नीति और नीयत बिल्कुल साफ है, तो 14 अप्रैल को मैं तो ये कहूंगा कि अप्रैल के माह में एक माह तक, पूरे एक माह तक जो है किसी भी शराब के ठेके पे दारू नहीं मिलनी चाहिए, शराब के ठेके बंद रहने चाहिए। और अगर इतना नहीं कर सकती तो कम से कम 14 अप्रैल को शुष्क डे होना चाहिए। ये आपकी मांग है? ये मेरी मांग। इस समय जो गुमराह हुए हैं, जो बहुजन समाज पार्टी में पहले कार्यकर्ता रहे, आजकल वो आम आदमी में छिटक कर जा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं केवल नेता बनने की दौड़ में। यहाँ तक कि कुछ जो वोटर भी हैं वो भी अब आम आदमी पार्टी की ओर नजरें टिकाए बैठे हैं, शायद वो उनका भला करेंगे। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? अब मानवर, आपको मैं बता दूं, वही वाली बात है कि अब मेरे समाज के लोगों को भी कम से कम इन 7 सालों में एक चीज का ज्ञान तो हो गया है कि केजरीवाल भी बीजेपी के प्री प्लान नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश में विपक्ष मुक्त लोकसभा और विधानसभाएं चाहता है।
उसकी एक कड़ी और बानगी बन के केजरीवाल जी रह गए हैं। और ये समाज के लोगों को, तमाम भारत के लोगों को अब ये चीज पता चल गई, हिंदू, मैं ये कहूँ दलित मुसलमानों को जो है सबको पता चल गया कि केजरीवाल माने आरएसएस और आरएसएस माने केजरीवाल, केजरीवाल माने भाजपा और भाजपा माने कांग्रेस। कांग्रेस आरएसएस की जननी है। कांग्रेस को कतई भाजपा और आरएसएस से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने कल भी सदन समाप्त हुआ है, कल सोनिया गांधी, मुलायम सिंह सब ये प्रधानमंत्री जी को मतलब फिर आशीर्वाद दे रहे थे कि 2024 में आप फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। तो ये तो अब दलित और मुसलमान जाग चुका है। अब इनका गेम कुछ दिन, ये जो है ना, देखिए पतझड़ कहते हैं ना, अब ये पतझड़ की तरफ है मानूर जी। अब इनमें जो वो आने थे ना कपोले, वो नहीं आने। अब ये 2 स्टेट इनको किसी ना किसी रूप से मिल गई, लेकिन अब देश को ये पता चल गया कि केजरीवाल को वोट देने का मतलब है कि आप अपनी आने वाली नस्लों को गुलाम बना रहे हैं। तो वोट की अगर हम बात करें तो वोट परसेंटेज में और ईवीएम में दोनों में फ़र्क है। ईवीएम की मार्फत ही, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो 4 राज्यों में हो, ये सीटें जीते गई हैं, राज्य जीते गए हैं, ताकि वो राज्यसभा में अपनी उपस्थिति को बढ़ा सकें, जो उनकी मंशा है उसको भी आखिर वो कर सकें। लगता नहीं है आपको कि इस माहौल में हमारे जो लोग हैं, चाहे जिसे हम 85% 80% कहते हैं, उन लोगों को अब सड़कों पर आना चाहिए? मनोहर, मैं आपको बता दूं कि जब 2015 में बहन जी सुप्रीम कोर्ट में को रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में गई ईवीएम के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में गई, बहन जी ने कहा भी ईवीएम में है गड़बड़, और बहन जी को लोगों ने मजाक बना दिया। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, जो वहां के चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा कि भाई ईवीएम खराब नहीं है, नेताओं के दिमाग खराब हो गए। तो ईवीएम के प्रति केवल बहन जी की जिम्मेदारी नहीं है, और बहन जी ने तो करके देख लिया, बहन जी का लोगों ने मजाक बना दिया। भाई कांग्रेस क्या कर रही? कांग्रेस इस देश की, कांग्रेस ही तो लाई थी ईवीएम। कांग्रेस इस देश की दूसरे नंबर की पार्टी है। अगर कांग्रेस मिली नहीं है तो पहला मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने 2014 के चुनाव में, पहले चुनाव में ही कहा था कि अगर हम जीते तो 100 दिन के अंदर रॉबर्ट वाड्रा जेल में होगा, सोनिया गांधी जेल में होगी, राहुल गांधी जेल में होगा। ठीक है, आप बताइए कितने नेता इन्होंने कांग्रेस के जेल में डाल दिए? कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी ने अपने पाले में जरूर कर लिया, जिन्हें मंत्री बना दिया। अभी एग्जाम्पल के तौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश, क्या है वो उड्डयन मंत्री है भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस के बहुत पुराने नेता थे, उनके फादर तो जीवन पर्यंत वहीं रहे, और मतलब जीवन। और आज मैं बता देता हूं कि ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस बिल्कुल मैनिपुलेटेड हो चुकी है। मैनिपुलेटेड का मतलब यह है कि कांग्रेस अपने आप को धीरे धीरे भाजपा में परिवर्तित करती जा रही है। उत्तर प्रदेश में अभी जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मंत्री बने, कांग्रेस छोड़कर गए, अभी गए और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने वहां। तो ये मैनिपुलेटेड होकर के ईवीएम को ये किसी भी रूप में इस देश में बनाए रखना चाहते हैं। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि बाबा साहब ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर एक रेजोल्यूशन ला करके, और जब बाहर निकले तो कृपलानी मिला गेट के सामने, तो कृपलानी पंडित था, उसने कहा बाबा साहब आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। तो बाबा साहब की बात को बाबा साहब ने जब सुना कि कृपलानी ऐसे पूछ रहा, तो बाबा साहब ने कहा हाँ मैं आज खुश हूं, क्योंकि बाबा साहब कभी हंसते नहीं थे, लेकिन उस दिन बाबा साहब के चेहरे पे मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने वहां पे रेजोल्यूशन पास करा दिया था कि आज के बाद रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। जो भी राजा बनेगा, जिसका वोट ज्यादा होगा, जिसके मत पेटी में वोट ज्यादा जिसका होगा, वो राजा बनेगा। तो कृपलानी का जब शब्द था कि बाबा साहब अगर ऐसी बात है, इस बात के लिए खुश हो रहे हो, तो ये ज्यादा दिन खुशी तुम्हारे पास टिकने वाली नहीं है। उसी का एग्जाम्पल है कि आज ये कांग्रेस और भाजपा और आरएसएस से लोग मिलकर के ईवीएम इस देश में थोपने का काम किए हैं, और इस ईवीएम के माध्यम से दलित राजनीति को, जो बाबा साहब ने एक कहा था कि मैं रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया हूं, अब राजा जो पैदा होगा वो मत पेटी से पैदा होगा, उसका बदला ये गिन गिन करके ले रहे हैं। और इस बात को, अगर मेरी आवाज हकीकत में कहीं अगर पहुंच रही है, तो इस देश के तमाम गरीब दबे कुचले लोगों को तमाम सड़कों पे उतरना पड़ेगा। अगर अपना मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ईवीएम के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।